चौथे प्रकार की नदी घाटी को लेते हैं तो उस घाटी को लेते हैं, इसे ड्राई वैली कहते हैं, शुष्क घाटी कहा जा रहा है। देखिए ड्राई वैली, शुष्क घाटी, तो शुष्क घाटी किसको कहते हैं? शुष्क घाटी, सीधी सी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको ले लीजिए। ड्राई वैली वह वैली होती है जिसमें पहले नदी का जल प्रवाहित होता था, अब उसमें नदी का जल या जल प्रवाहित नहीं होता, अब वह सूख चुका है या उसमें अब वह प्रवाहित नहीं हो पा रहा है, या तो उसने अपना मार्ग बदल लिया है या उसमें जल का स्रोत समाप्त हो गया जिस वजह से उस घाटी में अब जल प्रवाहित नहीं हो रहा होता है। ऐसी दशा में यह घाटी अब ड्राई वैली या शुष्क घाटी कहलाती है। ठीक है ना। अब आपने इसकी सामान्य रूप में परिभाषा तो ले ली, अब उसके साथ साथ आप ये भी देखिए शुष्क घाटी किस प्रकार की हुई। एक तो शुष्क घाटी नदी घाटी से संबंधित क्षेत्रों में भी होती है, एक इस प्रकार की जो घाटी होती है ये घाटी मरुस्थलीय प्रकार के क्षेत्रों में भी होती है। ठीक है, और एक इस प्रकार की घाटी का जो निर्माण होता है, इस प्रकार की घाटी का जो निर्माण होता है यह भूमिगत जल के द्वारा, जो अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा बनने वाली आकृतियाँ होती हैं, जिन्हें यूरोप के कास्ट प्रदेश, जो कि पूर्व यूगोस्लाविया का एक कास्ट रीजन है, कास्ट प्रदेश है, वहाँ पर पाए जाने वाले चूना पत्थरों के चट्टानों वाले क्षेत्रों में जो प्रवाहित जल होता है वह कटाव की प्रक्रिया, घोलीकरण के कार्बोनेशन प्रोसेस के आधार पर जो कटाव की क्रिया करता है, रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग प्रोसेस के आधार पर जो वह कटाव की प्रक्रिया संपन्न कराता है, तो उस जगह पर बनने वाली जो आकृतियाँ होती हैं वही जल रिस करके अंडरग्राउंड भूमिगत भी होता रहता है। इसलिए उस प्रदेश में बनने वाली आकृतियों को कभी कभी भूमिगत जल से निर्मित स्थल आकृतियाँ भी कहते हैं। तो ये प्रदेश की आकृति के आधार पर इसे कास्ट प्रदेश की टोपोग्राफी कहा जाता है। तो इस जगह पर भी ये ड्राई वैली या शुष्क घाटी का निर्माण होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से आपने कहा कि अगर यहाँ पर ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में, हिम वाले क्षेत्रों में भी अगर वहाँ पर हिम नहीं प्रवाहित हो रही है तो ये जो ग्लेशियर की घाटी होती है ये भी कभी कभी ड्राई वैली के रूप में पाई जाती है। देखिए हम एक एक करके इसकी बात कर लेते हैं। पहली हम बात करें तो नदी घाटी में किस प्रकार से ड्राई वैली या शुष्क घाटी का निर्माण होता है। देखिए ड्राई वैली या शुष्क घाटी का निर्माण, एक तो मुख्य प्रक्रिया यही हो गई कि जब जिस घाटी में जल बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है और उस जल का स्रोत समाप्त हो जाए, ऐसी स्थिति में अब ये घाटी कैसी घाटी होती है? ये ड्राई वैली होती है, शुष्क प्रकार की घाटी होती है। इसी तरीके की दशा मरुस्थलीय प्रकार के क्षेत्रों में भी होती है। ठीक है ना। मरुस्थलीय प्रकार के क्षेत्रों में भी तो यही हुआ कि चूंकि वहाँ पर वर्षा की मात्रा वैसे ही कम होती है, वहाँ पर जल की प्राप्ति वैसे ही बहुत कम होती है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों से, वहाँ से पर्वतीय क्षेत्रों से जल बह करके आ भी रहा है तब भी वह शुष्क प्रकार के यानी एरिड जोन में, मरुस्थलीय प्रकार के क्षेत्रों में जब पहुँचता है तो फिर वह ज़्यादा प्रवाहित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उच्च तापमान की दशा, बालू या रेत की दशा आदि होने के कारण से वह जल मार्ग में ही सूख जाता है। हाँ, कभी जल की मात्रा, वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो और जल की प्राप्ति ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में यह लंबी दूरी तक इस प्रकार से जल प्रवाहित होता रहता है। जैसे हम यह पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थलीय प्रकार के क्षेत्रों की नदियों की बात करते हैं तो जब इन नदी घाटियों में जल नहीं प्रवाहित हो रहा होता तो उसे ड्राई वैली कहते हैं, शुष्क नदी घाटी कहा जाता है। तो आपने मरुस्थलीय क्षेत्रों की भी बात की तो आपने नदी के क्षेत्रों में भी इस तरीके से बात कर ली कि जब वह जल का स्रोत समाप्त हो गया है तो फिर नदी में अब वह जल नहीं प्रवाहित होता तो ड्राई वैली कहलाती है। लेकिन कभी कभी एक और स्थिति होती है नदी घाटी में ड्राई वैली की, इसे आप रिवर कैप्चरिंग या नदी अपहरण या सरिता अपहरण की घटना कहते हैं। सरिता अपहरण की घटना के दौरान भी नदी में यह शुष्क दशा निर्मित हो जाती है। ठीक है ना। ये जो ऐसी स्थिति में नदी घाटी बनती है इसे वात घाटी भी कहा जाता है, इसे विंड वैली भी कहा जाता है। देखिए नाम को लेकर के कन्फ्यूजन हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। विंड वैली जो होती है, वात घाटी जिसे वात दर्रा भी बोलते हैं, विंड गैप भी बोला जाता है, ये वात दर्रा जो होता है यानी वायु की घाटी या वायु का जो दर्रा होता है ये पवन निर्मित आकृति नहीं है, यह मरुस्थलीय प्रकार के, शुष्क प्रकार के क्षेत्र या एरिड जोन में निर्मित स्थलाकृति नहीं है, वहाँ पर बनने वाली टोपोग्राफी नहीं है। यह नदी वाले क्षेत्रों में बनने वाली टोपोग्राफी, और वो भी कहाँ पर? वो भी नदी के जो पर्वतीय भाग हैं
पर्वतीय क्षेत्र या नदी की युवावस्था, यानी नदी जब उबड़ खाबड़ या उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में से जब प्रवाहित हो रही होती है तो आपने कहा ना कि वो नदी की युवावस्था होती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर नदी अपहरण की घटनाएं होती हैं, रिवर कैप्चरिंग की स्थितियाँ होती हैं, और नदी अपहरण की घटना जो होती है उसके आधार पर भी यह इस प्रकार की आकृति बनती है, जिसे ड्राई वैली कहते हैं, शुष्क घाटी कहते हैं। देखिए क्या होता है ऐसी स्थिति में। ऐसी स्थिति में एक तो यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात है वह यही है कि यहाँ पर इस जगह पर वात घाटी जो नाम है ये भले ही आपको कंफ्यूज करता हो कि यह पवन के या हवा के द्वारा निर्मित होने वाली घाटी होगी, नहीं, ये तो इसलिए कहलाता है क्योंकि इस घाटी में अब पर्वतीय क्षेत्रों में जब इस प्रकार की घाटी शुष्क हो जाती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में चलने वाली तीव्र जो हवाएं होती हैं, इन पर्वतीय अवरोधों के कारण से जहां पर भी उन हवाओं को मार्ग नज़र आता है वह उसमें से प्रभावित होने लगती हैं, और ये जो घाटियां होती हैं ये घाटियां अब उनमें जल तो बह नहीं रहा होता है, बस केवल हवा ही बहती है। ड्राई वैली में एक और स्थिति आपने कहा ना भूमिगत जल वाली स्थिति में, ये यहाँ पर ये कास्ट प्रदेश में भी इस प्रकार की ड्राई वैली का निर्माण होता है। कैसे होता है कि जब काष्ठ प्रकार के क्षेत्र या चूना पत्थर वाले इलाकों में बहता हुआ जल यहाँ पर कार्बोनेशन प्रोसेस करता है तो इसकी घाटी का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर ये जल लंबे समय तक बहते हुए नदी घाटी का निर्माण कर रहा होता है, लेकिन इसकी तली में लगातार कार्बोनेशन प्रोसेस होता रहता है, यानी घोलीकरण की क्रिया, कार्बनीकरण की प्रक्रिया के आधार पर उसकी घाटी का जो चूना पत्थर होता है वह गल करके या घुलनशीलता के आधार पर लगातार वहाँ पर कटाव की प्रक्रिया संपन्न होती रहती है। वहाँ पर ऐसी स्थिति में कभी कभी जो भूमिगत कंदराएं होती हैं, अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा जो बनने वाली कैवर्न होती हैं या कंदराएं होती हैं, उन कंदराओं के ऊपर जो इस प्रकार का भाग होता है जहाँ पर जल प्रवाहित हो रहा होता है, अगर उस कंदरा की छत का संपर्क इस रिस करके आने वाले जल के आधार पर हो जाता है तो इस प्रकार का जो पाइप होता है उसे हम विलियन नली कहते हैं। ये विलियन नली अत्यधिक गहरी होती हुई वर्टिकल इरोजन करती हुई रासायनिक प्रकार का अपरदन करती हुई जब इसका संपर्क कंदरा की छत से हो जाता है तो उसे पोनोर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में ये जब इस तरीके की आकृति बन जाती है तो हम ये कहते हैं कि अब इसमें से जो जल होता है ये जल कभी कभी यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के छिद्र विलियन छिद्र बन जाते हैं जिनका लगातार वर्टिकल इरोजन होता हुआ, रासायनिक अपरदन होता हुआ कंदरा की छत के साथ संपर्क हो जाता है और ये आर पार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अब सतह पर बहता हुआ जो जल होता है, नदी का जो जल होता है, ये जल यह उस छिद्रों में से उसमें भूमिगत कंदरा में प्रवेश कर जाता है और यह जो नदी घाटी थी अब ये शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो देखिए यहाँ तक अब बात करने के बाद फिर हम ये बात इनके संदर्भ में गॉर्ज या कैनियन की घाटियों के रूप में और कर लेते हैं। दो पार्ट और आपके इसमें बच रहे हैं, गॉर्ज या कैनियन तथा दो तल्लों की घाटी ट्विस्ट्रो वैली, ठीक है, इस रूप में हम ले लेते हैं। तो देखिए एक तो अगर हम इस प्रकार से लें जिसे हम कह रहे हैं गोर्ज या कैनियन, ये एक कैसी घाटी है, ये एक खड़े ढाल वाली घाटी है, बिल्कुल स्टीप स्लोप के रूप में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अत्यंत जो खड़े ढाल वाली घाटी के रूप में खड़े ढाल वाली जो घाटी है, वैली है, वो गोर्ज या कैनियन कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि अभी आपने कहा कि इस प्रकार की ये सामान्य रूप में घाटी का जो वी शेप वैली होती है, अर्थात उसकी जो वी आकार की अनुप्रस्थ काट होती है, ये इसका वी आकार का स्वरूप होता है और ऐसी स्थिति में ये नदी घाटी जो है, ये नदी घाटी वी आकार की नदी घाटी कहलाती है। और अगर ये नदी घाटी इस प्रकार की होने की बजाय, अगर ये नदी घाटी इस प्रकार की होने की बजाय ये खड़े ढाल वाली हो, कहने का मतलब ये है कि इसके ढाल बिल्कुल खड़े हों, इस प्रकार की ये नदी घाटी हो, अत्यधिक गहरी हो, अत्यधिक प्रकार की गहरी घाटी हो, इस प्रकार की स्थिति में
ये इस तरीके की जो दशा होती है, ये अत्यधिक गहरी जो घाटी है, इसमें ढाल बिल्कुल खड़े हैं, स्टीप स्लोप हैं, इस प्रकार के, इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाती है, इस प्रकार के खड़े ढाल वाली घाटी को आप गॉर्ज या कैनियन कहते हैं। इस घाटी का जो निर्माण है, दो प्रकार से हम इसका मान सकते हैं। पहला प्रकार तो हम ये कहते हैं कि आंतरिक बलों के कारण से, अर्थात एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण से इसका निर्माण होता है। वहीं पर दूसरा इसका जो निर्माण है, ये बाह्य बलों या बहिर्जात बलों के माध्यम से इसका निर्माण होता है। तो देखिए, अंतर्जात बलों के आधार पर जो गॉर्ज या कैनियन के निर्माण की व्याख्या अगर हम करते हैं या उसके विवरण प्राप्त करते हैं, तो वास्तव में हम क्या कह रहे हैं कि जब एक इस प्रकार का, मान लीजिए इस प्रकार का एक भूखंड है, इस भूखंड में आंतरिक बलों के परिणामतः, एंडोजेनेटिक फोर्सेज के कारण से आंतरिक बलों के परिणामतः है, अगर इसमें दरारों का निर्माण हो जाए, इसमें इस प्रकार से दरारों का निर्माण अगर समानांतर पैरेलल रूप में दरारों का निर्माण हो जाता है, मान लीजिए अंतर्जात बलों के आधार पर इसमें इस प्रकार से दरारों का निर्माण हो गया। अब ये दरारों का निर्माण, देख आंतरिक बल जो हैं वो दो तरीके के, उदाहरण के तौर पे आंतरिक बलों को भी दो रूप में मान लीजिए, जो एंडोजेनेटिक प्रकार के फोर्सेस हैं। देखिए, जो अंतर्जात प्रकार के बल हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, एंडोजेनेटिक प्रकार के जो फोर्सेस हैं, अंतर्जात बल, उनको भी अगर दो प्रकार से लें हमने कहा कि अगर वह अपसरण मूलक डाइवर्जन प्रकार के फोर्सेज हैं या वह अभिसरण मूलक यानी कन्वर्जन प्रकार के फोर्सेज हैं, दो प्रकार के इस प्रकार के बल। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर वह बल एक दूसरे से विमुख होते हुए रूप में संपन्न हैं, विपरीत दिशा में संपन्न है, क्षैतिज के समानांतर और विपरीत दिशा में संपन्न है, तो इन्हें हम डाइवर्जन एंडोजेनेटिक फोर्सेज यानी अपसरण प्रकार के बल कहते हैं। अर्थात ये तनाव मूलक बल के रूप में जाने जाते हैं, ये टेंशन फोर्सेज के रूप में होते हैं। वहीं पर ये जो बल होते हैं, ये दबाव मूलक बल के रूप में माने जाते हैं। अर्थात हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन, क्षैतिज के समानांतर जब यह इस प्रकार से एक दूसरे की ओर अभिमुख होते हुए बल क्रियाशील होते हैं, तो इन्हें अभिसरण या कन्वर्जन फोर्सेज कहते हैं, और ये प्रेशर यानी दबाव मूलक बल के रूप में जाने जाते हैं। तो अपसरण मूलक बलों के आधार पर गॉर्ज या कैनियन का निर्माण कैसे हो रहा है? कहने का मतलब ये बल इस प्रकार से एक दूसरे से दूर वे विपरीत विमुख होते हुए क्रियाशील होते हैं। तो अगर इस प्रकार के बल क्रियाशील हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह रहे हैं कि ये जो बल इस रूप में कार्य कर रहे हैं, इस रूप में यहाँ पर इस प्रकार से ये कार्यरत बल हैं, तो आप ये देखिए कि इसका जो स्वरूप है, अगर हम इस भूपटल की सतह की बात करें, तो इस भूपटल की सतह पर अब अगर इस प्रकार से डाइवर्जन फोर्सेस प्रभावी हैं, तो लगातार प्रभावी होते हुए अपसरण मूलक बलों के कारण से यहाँ पर धरातलीय भाग पर जो दरारों का निर्माण होता है, इन दरारों को भ्रंश रेखाएं कहते हैं। ये क्या कहलाती हैं? ये फोल्ट लाइन कहलाती हैं, ये भ्रंश रेखाएं कहलाती हैं। तो भ्रंश रेखाएं कौन सी हो गई? ये भ्रंश रेखाएं हो गई, ठीक है ना। ये फोल्ट लाइन हो गई, ये भ्रंश रेखा हो गई। अब ये जो भ्रंश रेखा है, इस भ्रंश रेखा का अगर लंबवत प्रसार हो जाए, वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ द सरफेस फिशर, अर्थात धरातलीय सतह की भ्रंश रेखाओं का अगर लंबवत प्रसार हो जाए यानी नीचे की ओर प्रसार हो जाए, इस प्रकार से अगर ये प्रसारित हो जाती है, तो इसे हम भ्रंश तल कहते हैं। ये फोल्ट प्लेन कहलाता है। अर्थात भ्रंश तल क्या हो गया? धरातलीय ऊपरी सतह पर विद्यमान भ्रंश रेखाओं का वर्टिकल यानी लंबवत या ऊर्ध्वाधर प्रसार हो जाए, एक्सटेंशन ऑफ द सरफेस फिशर के रूप में ये स्थिति प्राप्त हो, तो इसे फोल्ट प्लेन कहते हैं। ये क्या कहलाता है? ये भ्रंश तल कहलाता है। भ्रंश तल ये इस प्रकार का तल है। अब इस भ्रंश तल के सापेक्ष
अगर तनाव मूलक बल लगातार प्रभावी रहते हैं तो ये जो दो खंड हैं, ये खंड और ये खंड, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं और ऐसी स्थिति में जो मध्यवर्ती जो खंड होता है, मध्यवर्ती जो ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक डाउन थ्रोन कर जाता है। तो हम क्या कहते हैं, डाउन थ्रोन ऑफ ए ब्लॉक विद रेफरेंस टू लेटरल ब्लॉक, अर्थात पार्श्विक खंडों के सापेक्ष एक खंड का अवपात हो जाना। अवपात मतलब नीचे की ओर धंस जाना। इस प्रकार की जो क्रिया होती है, आपने यहाँ पर क्या कहा कि इस तरीके, इसके तहत ये इस प्रकार से नीचे की ओर धंस जाता है। जब ये नीचे की ओर धंसता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक इस तरीके से गहरी घाटी बन जाती है। इसके ढाल खड़े हुए ढाल के रूप में माने जाते हैं। देखिए हमने क्या कहा, हालांकि ये जो इसी तरीके से ब्लॉक माउंटेन या इसी प्रकार से ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत का भी निर्माण होता है, क्योंकि इस धंसे हुए भाग के किनारों पर इस तरीके से ब्लॉक माउंटेन की स्थिति बनती है। अगर हम इसको इस रूप में देखें कि ये जो इस तरीके की दशा है, देखिए आपने कहा कि ये जो भाग है, इस प्रकार का भाग, यहाँ पर अगर एक ये ब्लॉक की बात करें हम, देखिए अगर यहाँ पर एक ब्लॉक भ्रंश रेखा ये निर्मित हो गई, एक भ्रंश रेखा का निर्माण ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में यहाँ पर देखिए अगर ये खंड है, इस खंड में हॉरिजॉन्टल डाइवर्जन यानी एक दूसरे से दूर जाते हुए इस प्रकार के ये बल बनते हैं, तो ये हिस्सा जो है, मान लीजिए इस भ्रंश तल के सापेक्ष, इस भ्रंश रेखा के सापेक्ष ये खंड यहाँ पर धंस करके यहाँ पहुँच गया, ये भाग यहाँ पर आ जाता है। इसका डायग्राम इस रूप में लेते हैं हम। देखिए इस प्रकार से ये जो खंड है, इस खंड का यहाँ पर डाउन थ्रोन हो गया। ये खंड यहाँ पर जब इस प्रकार से नीचे की ओर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कह रहे हैं, ये जो भाग है, अर्थात ये जो भाग है, ये भाग तो, इसके जो भाग ऊंचे उठे हुए रह जाते हैं, ये भाग तो इस प्रकार से ब्लॉक माउंटेन के रूप में जाने जाते हैं, भ्रंशोत पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। और जबकि ये जो घाटी होती है, ये घाटी भ्रंश घाटी के रूप में जानी जाती है। तो भ्रंश घाटी किस प्रकार से बनी, ये आंतरिक बलों के परिणामतः बनी है। और इसके जो ये ढाल हैं, ये ढाल अत्यंत खड़े हुए प्रकार के ढाल हैं। ये जो ढाल हैं, ये अत्यंत खड़े हुए प्रकार के ढाल हैं। ऐसी स्थिति में इसे आप गोर्ज या कैनियन के रूप में कहते हैं। गोर्ज इसका छोटा रूप होता है, कैनियन इसका विस्तृत रूप होता है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि जब दो बलों, ये अपसरण मूलक प्रकार के बल प्रभावी होते हैं और ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में मध्यवर्ती जो खंड होता है वो नीचे की ओर धंस जाता है, तो नीचे धंसा हुआ इस प्रकार का भाग यहाँ पर खड़ी ढाल वाली घाटी का निर्माण करता है। इसे गोर्ज या कैनियन कहते हैं। और इसके पार्श्विक यानी किनारों के जो खंड होते हैं वो ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत के रूप में माने जाते हैं। जैसे अगर हम इस प्रकार से, अगर हम भारत के संदर्भ में भी लें, भारत के संदर्भ में भी लें, तो यहाँ पर स्थिति ये जो इस प्रकार का, इस तरीके की विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके मध्य में स्थित, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके मध्य में स्थित ये जो नर्मदा नदी की घाटी है, ये भ्रंश घाटी के रूप में जानी जाती है। और उसके दोनों ओर के विंध्याचल, विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा जो श्रेणी है, ये ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रकार की ये अंतर्जात बलों के परिणामतः अपसरण के कारण से इस प्रकार के गोर्ज या कैनियन का निर्माण होता है। वहीं पर अभिसरण के परिणामतः भी गोर्ज या कैनियन का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होता यह है कि ये जो इस प्रकार के, इस तरीके के भाग हैं जिसमें जो पार्श्विक खंड हैं, ये पार्श्विक खंड अगर अपलिफ्ट हो जाएं, इनमें उत्थान की प्रक्रिया संपन्न हो जाए, पार्श्विक खंडों में अगर उत्थान की प्रक्रिया संपन्न हो जाए और मध्यवर्ती खंड अपने स्थान पर स्थिति रहे, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इस प्रकार की स्थिति है, इसमें यहाँ पर ये जो खंड हैं ये ऊंचे उठे हैं,
ये खंड ऊंचे उठने से और ये खंड यहीं पर मध्यवर्ती खंड जो है यहीं पर स्थिर रह जाए तो ऐसी स्थिति में भी मध्यवर्ती भाग धंसी हुई घाटी के रूप में रह जाता है और ऊंचे उठे हुए भाग भी ब्लॉक माउंटेन या ब्रंशोद पर्वत के रूप में माने जाते हैं। ये कब हो रहा है? ये ऐसी स्थिति में होता है जिसमें आप कह रहे हैं कि ये बल अगर इस प्रकार से एक दूसरे की ओर अभिमुख होते हुए चलते हैं यानी अभिसरण करते हैं, कन्वर्जन ऑफ द टू फोर्सेज की कन्वर्जन ऑफ द फोर्सेज की बात करते हैं, क्षैतिज के समानांतर ये इस प्रकार के बल अभिसरण की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में ये जो दो खंड होते हैं, एक मध्यवर्ती खंड की अपेक्षा किनारों के खंड अपलिफ्ट कर जाएं यानी ऊर्ध्वपात की क्रिया हो जाए, अधो यह इस प्रकार से ऊपरी मुखी खंड के रूप में ये भाग ऊपर अगर निर्मित हो जाता है तो इस प्रकार के मध्यवर्ती भाग को भी हम भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली के रूप में जो हम कह रहे हैं, जिसे ग्राबेन के रूप में भी कहा जाता है, यही खड़ी ढाल वाली घाटी गौरजिया कैनियन भी कहलाती है। ठीक है, तो दो तरीके से आपने यहाँ पर इस प्रकार की घाटी की बात की। वहीं पर ये दोनों प्रकार अपसरण और अभिसरण मूलक बलों के कारण से आंतरिक बल जिसे आप कह रहे हैं उसके आधार पर गौरजिया कैनियन बनता है। वहीं पर एक जो बल है जिसे आप जिस प्रकार की प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया को आप क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार की प्रक्रिया को आप बहिर्जात या बाह्य बलों की प्रक्रिया बोल रहे हैं, कटाव की प्रक्रिया के आधार पर भी आप इसे ये गौरजिया कैनियन के निर्माण की व्याख्या को देखिए। हम क्या कहना चाहते हैं, होता ऐसा है कि अगर कोई इस प्रकार का जो ब्लॉक है, इस प्रकार का खंड है, इस खंड में अगर कोई नदी प्रवाहित हो रही है, इस खंड पर से अगर कोई नदी प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित होने वाली नदी का जो घाटी है, ये घाटी ऊपरी सतह, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ऊपरी सतह अत्यधिक हार्ड रॉक की बनी हुई है। अगर ये ऊपरी जो सतह है यह इस प्रकार से कठोर चट्टानों से संबंधित, लावा के जमाव से संबंधित प्रकार की चट्टानें हैं, इस प्रकार के लावा के जमाव से संबंधित अगर ये चट्टानें हैं और तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में यहाँ पर इस प्रकार से इस लावा के जमाव वाली कठोर चट्टान का जो अपर्दन होता है वो अपेक्षाकृत मंद होता है। यहाँ पर जो बहने वाली नदी है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें कि ये जो नदी यहाँ पर बह रही है, इस नदी के यहाँ पर इसकी जो घाटी है, इस नदी की जो यहाँ पर इस नदी की जो ये वी आकार की घाटी है, यहाँ ऐसी स्थिति में अब अगर देखिए ये वर्टिकल इरोजन या लंबवत कटाव की प्रक्रिया नदी संपन्न कराती है, लेकिन जो इसके किनारों के हार्ड रॉक हैं, इसके किनारों के जो कठोर ये चट्टानी भाग हैं, लावा के जमाव वाले भाग हैं, यहाँ पर अब लेटरल इरोजन नहीं होता है, यानी घाटी को चौड़ा करने वाला कटाव नहीं होता है और नदी लगातार केवल वर्टिकल इरोजन ही करती रहती है। अर्थात नदी के द्वारा लगातार गहराई का ही कटाव किया जाता है। निरंतर गहराई का ही कटाव किए जाने के कारण से, अर्थात चूंकि पार्श्विक कटाव, लेटरल प्रकार का इरोजन, घाटी को चौड़ा करने का कटाव यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये चौड़ा करने का कटाव यहाँ पर नहीं होता है, केवल और केवल यह घाटी लगातार गहरी होती जा रही है बहते हुए। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में यहाँ पर खड़े ढाल वाली ये जो घाटी बनती है, इस खड़े ढाल वाली घाटी के निर्माण के लिए बाह्य बल उत्तरदायी हुआ। ये बाह्य बल किस रूप में उत्तरदायी हुआ कि किनारों के जो कठोर सतह धरातलीय भाग हैं उनका पार्श्विक कटाव यानी उसका घाटी को चौड़ा करने वाला कटाव नहीं हो पाता है, लेटरल इरोजन नहीं हो पाता है। जब ये चौड़ी नहीं होती तो बहता वजल लगातार गहराई का कटाव करता रहता है। ऐसी स्थिति में ये गौरजिया कैनियन का निर्माण हो जाता है। इस तरीके की ये जो वैली बनती है, इस प्रकार की वैली को भी आप गौरजिया कैनियन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। अगर हम विश्व के हिसाब से देखें तो अमेरिका के एरिजोना प्रांत की विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन, जो कि लगभग ये 1 मील यानी 1.25 किलोमीटर, मान लीजिए आप 1.25 किलोमीटर की गहराई की ग्रैंड कैनियन निर्मित है, गहरी घाटी है। ये लगभग 446 किलोमीटर विस्तार वाली इस प्रकार की लंबाई की ये घाटी है, लंबाई की ये नदी घाटी है, जो कि कोलोराडो नदी से बनी हुई है।
अमेरिका की कोलोराडो, बहुत कॉमन प्रश्न है, ये प्रश्न आता रहा है कि ग्रैंड कैनियन का क्या मतलब है। तो ग्रैंड कैनियन क्या है? एक गहरी घाटी है, कोलोराडो नदी इस पर बनी हुई है या कोलोराडो नदी के द्वारा बनाई हुई है। ये अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है और 446 किलोमीटर विस्तृत ये लंबी घाटी, इस प्रकार की नदी की घाटी जो लगभग 1 मील, यानी आप कह रहे हैं कि ये 1800 मीटर तक की गहराई वाली घाटी मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की घाटियां हैं। भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत के संदर्भ में इस प्रकार की गोर्ज या कैनियन में हम नर्मदा घाटी की बात कर लेते हैं। हम नर्मदा घाटी की, देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, हम अगर मोटा मोटा रूप में लें, हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की अमेरिका के जो एरिजोना प्रांत में यहाँ पर एक तो यहाँ पर जो नदी है इस स्थान पर यहाँ कोलोराडो की इस भाग में यहाँ पर कोलोराडो नदी की घाटी स्थित है, ठीक है ना। कोलोराडो नदी जो कि यह मैक्सिको पठार के साथ साथ मैक्सिको तक बह करके आती है। देखिए यहाँ पर ये कोलोराडो नदी की घाटी स्थित है। उसी प्रकार से अगर हम विश्व के मानचित्र के हिसाब से देखें तो हम ये कह रहे हैं कि भारत की देखिए भारत की जो एक महत्वपूर्ण घाटी, जिसे आप नर्मदा की घाटी कह रहे हैं, ताप्ती की घाटी कह रहे हैं, और भारत की सबसे गहरी जो गोर्ज का निर्माण करने वाली यहाँ नदी है जिसे सिंधु नदी आप कह रहे हैं, तो सिंधु नदी के द्वारा भी ये घाटी का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र के द्वारा भी इस प्रकार के गोर्ज का निर्माण होता है जिसे नामचा बरवा या ब्रह्मपुत्र गोर्ज कहा जाता है। तो इस प्रकार से, इस तरीके से ये जो स्थिति है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है जिसे हम नामचा बरवा गोर्ज कह रहे हैं, सिंधु गोर्ज कह रहे हैं भारत के, ये भी अपने आप में गोर्ज या कैनियन के बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं। नर्मदा की घाटी है, ब्रह्मपुत्र की घाटी है, ये सब क्या हैं, ये भी गोर्ज के रूप में जाने जाते हैं। तो ये इस तरीके से गोर्ज या कैनियन खड़ी ढाल वाली घाटी के रूप में हम कह रहे हैं, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण लास्ट में जो घाटी है, घाटी के प्रकारों को लेते हुए अगर हम कह रहे हैं तो इसमें लास्ट एक और घाटी को अगर लेते हैं तो वह घाटी है 2 तल्लों की घाटी। ये जो 2 तल्लों की घाटी है या 2 तलों की घाटी भी कह लीजिए, टू स्ट्रो वैली है ना। तो इस प्रकार की जो घाटी है, ये घाटी किसका उदाहरण है? ये नवोन्मेष का उदाहरण है। नवोन्मेष या पुनर्यौवन, नदी की जो पुनर्यौवन अवस्था होती है उसका उदाहरण मानी जाती है, ठीक है। ये इस प्रकार से निर्मित होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है, घाटी के भीतर घाटी, वैली इन वैली, ये वैली इन वैली की स्थिति होती है। ये वैली इन वैली यानी घाटी के भीतर घाटी की दशा होती है। इसमें एक जो घाटी बनी हुई होती है, इस प्रकार की जो घाटी होती है नदी की घाटी, इसके घाटी के भीतर इस प्रकार की ये जो नदी घाटी है, देखिए ये जो घाटी है, इस घाटी में घाटी लगातार गहरी होती जाती है नदी की, और गहरी होते होते फिर ये जब चौड़ी होती चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये जैसे जैसे इसमें पार्श्विक कटाव यानी गहराई का कटाव होने के साथ साथ इसमें अब यह चौड़ाई का कटाव भी होता जाता है, और जब चौड़ाई का कटाव होता है तो अब ये जो नदी की वी आकार की घाटी है,
ये इतनी चौड़ी हो जाती है। अब मान लीजिए जहाँ से ये नदी बह करके आ रही है, नदी जहाँ से ये बह करके आ रही होती है, अर्थात पर्वतीय जो भाग जो है वहाँ पर इस प्रकार का, या यूँ कह लीजिए कि ये समतल हो रहा जो मैदानी भाग है, ये समतल हो रहे मैदानी भाग में अगर पुनर्यौवन की दशा आ जाए, अर्थात आंतरिक बलों के कारण से भाग ऊंचा उठ जाए, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में ये जो भाग ऊंचा उठता है, अपलिफ्टमेंट वाला पार्ट होता है, ऐसी स्थिति में अब नदी के जल में वेग आ जाता है और नदी अब अपनी घाटी को चौड़ा करने की बजाय वो फिर से गहरा करने लगती है। तो इस प्रकार से इस घाटी के भीतर एक और घाटी निर्मित हो जाती है। कहने का मतलब ये जो नदी की घाटी बनी हुई है, ये जहाँ से जल आ रहा है नदी का बह करके, उसमें वहाँ पर घाटी का निर्माण कर चुका है ये नदी का जल। वह पहले गहरी घाटी होती है, फिर चौड़ी, उसकी चौड़ाई बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से जो घाटी बनती है, ये चौड़ाई वाली घाटी का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर नदी के जल में वेग बढ़ जाए, कब बढ़ जाए? जब वह ऊंचाई से बहने लगे। कहने का मतलब उसके उद्गम क्षेत्र में वहाँ पर उत्थान की प्रक्रिया संपन्न हो जाए, उसे नवोन्मेष कहते हैं, पुनर्यौवन कहते हैं। पुनर्यौवन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नदी अपनी युवावस्था को प्राप्त कर रही होती है। ऐसी दशा में अब वह चौड़ाई का कटाव करने की बजाय नदी गहराई का कटाव यानी वर्टिकल इरोजन ही करती है। तो ऐसी स्थिति में अब वह गहरी घाटी का निर्माण कर लेती है। तो एक चौड़ी घाटी पहले बन चुकी है, उस चौड़ी घाटी के भीतर एक गहरी घाटी और बनती है। इसे वैली इन वैली कहते हैं। इसे इसी आधार पर दो तलों की घाटी भी कहा जाता है। इसे टू स्ट्रो वैली या इसे आप नवोन्मेषित से निर्मित होने वाली घाटी भी कहते हैं। ये रिजुविनेशन से बनी हुई, अर्थात नवोन्मेष से बनी हुई घाटी कहलाती है। तो कुल मिलाकर के जो घाटियां हैं, जिसे आपने विभिन्न रूपों में लिया, ये विभिन्न तरीके से, चाहे वह मरुस्थलीय प्रकार के क्षेत्रों में बनने वाली शुष्क घाटी हो, चाहे वह काष्ठ प्रदेशों में बनने वाली शुष्क घाटी हो, तो चाहे वह नदी के द्वारा बनने वाली विभिन्न प्रकार की घाटियाँ या आंतरिक बलों के कारण से बनने वाली इस प्रकार की घाटियाँ हों, या फिर यह ग्लेशियर के द्वारा बनने वाली युवा आकार की घाटी और वहाँ पर बनने वाली यह लटकती घाटी, हैंगिंग वैली प्रकार की स्थिति हो। इन सभी प्रकार की घाटियों को अगर एक साथ हम देखते हैं तो इस तरीके से एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से इनको हमको ध्यान करके रख लेना होता है।